दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और राजनीति की बातों के जो हमने एपिसोड शुरू किया हुआ है, उस राजनीति की बातों के अंदर आज एक बार फिर मौजूद हैं मेरे साथ में देवेंद्र सिंह सुरजेवाला जी, राजनीतिक विश्लेषक और हरियाणा पंचायत और विकास विभाग में सेवानिवृत्त जॉइंट डायरेक्टर। और आज इनसे बात करेंगे क्योंकि 160 लोकसभा की सीटों के लिए चर्चा यह है कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी तय कर देगी इसी यानी कि जनवरी महीने के आखिरी सप्ताह तक, यानी कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में बीजेपी की पहले प्रत्याशियों की सूची आ जाएगी। और जब प्रत्याशियों की सूची पर बात शुरू हो गई तो फिर मंथन भी शुरू हो जाता है कि कौन सी पार्टी से, यानी कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी किसको प्रत्याशी बना सकती है और सामने कौन हो सकता है। तो आज राजनीति की बातों में चर्चा करेंगे सुरजेवाला जी के साथ उसी मुद्दे को लेकर। और सबसे पहले शुरुआत ही कर लेंगे फरीदाबाद से। सुरजेवाला जी, फरीदाबाद के अंदर कृष्णपाल गुर्जर जी पिछला चुनाव जीते थे लोकसभा का लगभग 6.5 लाख वोट से जी। सामने थे अवतार सिंह भड़ाना जी। अब करण सिंह दलाल दावेदारी ठोक रहे हैं फरीदाबाद लोकसभा के लिए कांग्रेस से जी। रविवार को कार्यकर्ता सम्मेलन भी किया और अपने आप में तो लोगों से ये भी कह रहे हैं कि जब मैं सामने आ गया हूं, भाजपा वालों को डर लगने लगा है। क्या लगता है फरीदाबाद में भाजपा वालों को डर लग रहा होगा दलाल साहब से कोई? क्या ऐसा है, आपने कहा कि भाई 160 सीटों का घोषणा हो सकती है जल्दी। अच्छा है, पार्टी जल्दी अपना घोषणा करती है, कैंडिडेट को उतारती है, उसको अच्छा समय मिल जाता है चुनाव के अंदर लोगों से संपर्क बनाने का। बिल्कुल लंबा टाइम मिलता जी। हाँ, तो जहाँ तक आपने फरीदाबाद का जिक्र किया, 2 बार यहाँ से हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी सांसद चुने गए हैं और पहली बार वो 2.5-3 लाख से 4.5 लाख से जीते थे। 4.5 लाख से लगभग। उस वक्त मैंने उनको 2.5 लाख से ऊपर जीतने की शुभकामना दी थी। और वो इस बात को जरा कुछ उन्होंने कहा कि नहीं, शायद इतना तो नहीं है, लेकिन चुनाव के बाद उन्होंने मेरे को कहा कि आपने जो कहा था ना, वो मुझे आज लग रहा है कि वो आपका सही था। और पिछली जो 2019 में 6.5 लाख वोटों से वो मार्जिन और ज़्यादा बढ़ा। तो अब जहाँ तक सवाल है बीजेपी का, तो निश्चित तौर पर लग रहा है कि कृष्णपाल जी ही चुनाव यहाँ से कैंडिडेट हो सकते हैं, भाजपा के कैंडिडेट मुझे लगता होंगे। चर्चा है कि शायद उनको दौसा से नाम कहीं आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो कहते हैं ना कि उनको दौसा से या कहीं से और जगह से चुनाव लड़ाया जाए। उन्होंने उनका यही कार्य क्षेत्र रहा है, यही उनका, तो मुझे लगता है वो यहीं से चुनाव उनका बनता है, वो लड़ेंगे भाजपा की तरफ से। मजबूत कैंडिडेट है, क्यों छोड़ेगी भाजपा जी। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस में 2 नामों की चर्चा ज़्यादा चली। चौधरी महेंद्र प्रताप जी, जो बहुत पुराने नेता हैं, 5 बार विधायक रहे हैं इस क्षेत्र के, वो बहुत ही सम्मानित नेता हैं और उनका सम्मान जो है वो हर व्यक्ति उनको सम्मान की दृष्टि से देखता है। और वो राजनीति में कुछ स्वच्छता की तरफ भी उनका वो रहा है एक योगदान। और दूसरे हैं श्री करण सिंह दलाल जी, तो दोनों के बारे में चर्चा आती है। जहाँ तक है महेंद्र प्रताप जी का, वो ज़्यादा सक्रिय नहीं है जी। मैं तो ये कहूँ कि वो इस बारे में ज़्यादा इच्छा भी नहीं रखते, बात भी नहीं करते इस बारे में। नहीं, ज़्यादा इच्छा नहीं रखते। बात तो देखो वो चाहते तो हैं, अच्छा नहीं है, चुनाव लड़ना चाहते हैं। हाँ, जैसे कि भाई चुनाव तो लड़ लें, लेकिन वो ज़्यादा भागदौड़, और जैसा आजकल की राजनीति में, जैसा आजकल का जो चुनाव की प्रक्रिया हो गई है ना, उससे वो कुछ कतराते हैं। तो उस लिहाज से, और दूसरा वो कहते हैं भी एज फैक्टर है, बुढ़ापे में क्यों जी जी जी, तो उनका लगता है कि इच्छा ज़्यादा नहीं है। अब घर बैठे तो देखो कोई चीज़ मिलती नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टिकट भी घर बैठे मिले और वोट भी घर बैठे मिले, जीत भी घर बैठे। चुनाव इन डिफरेंट वे में लड़ा जाता है जी। दूसरे आगे करण दलाल जी, वो मजबूत है, निसंदेह जुझारू हैं, और वो चुनाव को एक दिलचस्पी पैदा कर देंगे अगर वो चुनाव लड़ते हैं, निसंदेह।
उनका जहाँ तक सवाल है कि पलवल क्षेत्र में उनका ज़्यादा प्रभाव है, यहाँ थोड़े से वो फरीदाबाद में कमजोर है। थोड़े से कमज़ोर तो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, कुछ पता नहीं होता राजनीति में जी। कई बार ऐसा होता है कमज़ोर आदमी जो है ना ज़्यादा मजबूत होकर ऊपर जाता है। बात है। और हाँ, प्रभाव कुछ कम है ये मान सकते हैं। तो देखो मुकाबला दिलचस्प होगा। अगर कृष्ण और करण होते हैं तो मुकाबला दिलचस्प। हाँ, दिलचस्प तो बनेगा। मैंने बताया वो जुझारू नेता है करण दलाल जी, इलेक्शन को उठा देंगे। हर लोकसभा में जानेंगे। आपकी राय में, आपकी समझ में क्या लगता है, कृष्ण और करण आमने सामने हो सकते हैं? हो सकते हैं इस बार। पहले मैं नहीं समझता था कि ये टिकट करण दलाल जी को मिलेगी, इससे पहले कांग्रेस की। जी। कांग्रेस की। अब चूंकि बहुत सी चीज़ें हैं, पार्टी जो है टिकट का जो बंटवारा हर दल, कांग्रेस की बात नहीं है, भाजपा भी है और दूसरे दल हैं, वो अपना देख के वो टिकट का बंटवारा करते हैं, जाति विशेष को कैसे रिप्रेजेंटेशन देना है। तो ये गुज्जर सीट मानी जाती है। जी जी। और गुज्जर को अगर यहाँ से ना दिया जाए फिर कहाँ से देंगे? और फिर जाट रोहतक से, सोनीपत से, हिसार से या कुरुक्षेत्र से, फिर 4-5 सीट अगर हो जाती हैं, इससे ज़्यादा ऐसा लगता था आपको, लेकिन अब लगता है कि शायद हो सकते हैं दोनों। इस बार चूंकि कोई ऐसा दिलचस्प कोई दिखा नहीं रहे हमारे गुज्जर समाज से कोई ऐसे नेता जो चुनाव के लिए सक्रिय हो। चुनाव भी हार गए अवतार सिंह बढ़ाना लगा था। अवतार सिंह तो आउट ऑफ रेस माना जाए। हाँ, सुना है कि वो अंदर खाने लग रहे हैं कुछ अपनी वो की हुई है उन्होंने सेटिंग, और वो उस चक्कर में है। लेकिन आम जनता में उनका कोई ऐसा नहीं है। तो हो सकता है इन हालात में हो सकता है कि कृष्णपाल गुर्जर और करण सिंह दलाल का मुकाबला इस चुनाव में 2024 में हो। बिल्कुल। नरवाना आपका गृह क्षेत्र है, पैतृक क्षेत्र आपका नरवाना, लोकसभा सीट बन गई आपकी सिरसा। जी। रिजर्व सीट है। रिजर्व सीट। सुनीता दुग्गल सांसद हैं। जी। कांग्रेस से अशोक तंवर थे पिछली बार, अब कांग्रेस छोड़ के जा चुके हैं। जी हाँ जी। क्या लगता है सिरसा में क्या मुकाबला कर सकता है? सिरसा में क्या सुनीता दुग्गल दोबारा बीजेपी कैंडिडेट हो सकती हैं? चर्चा ये है कि शायद उनको बीजेपी इस बार बदल दे, उनको टिकट ना दे। तो सबसे पहले तो यही आता है कि अगर संशय यही पैदा होता है कि अगर उनको टिकट बदली जाती है तो ऐसा कोई चेहरा इस वक्त सामने नहीं आ रहा बीजेपी की तरफ से। यूँ तो कई हमारे रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स हैं, मौजूदा भी पुलिस एक ऑफिसर हैं आज सिरसा में, हिसार रेंज में जो काम कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि भी मेरे को टिकट मिल जाए हिसार रेंज पुलिस। जो आप एडीजीपी की बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी, जाधव साहब का नाम क्या है चलिए क्योंकि वो अभी वैसे जो चार्म है ना पॉलिटिक्स का, ये ऑफिसर्स में ही बराबर रहता है, घटता नहीं। लेकिन जनता मुंह नहीं लगाती। बहुत कम जो क्योंकि जब वो सीट पे बैठते हैं ना, उनका रवैया जनता के प्रति जो होता है, जनता उसको भूल नहीं पाती। आपने देखा होगा कि चंद बहुत ही कम ऐसे अधिकारी कर्मचारी होंगे जिनका कि जो राजनीति में कामयाब हुए हो, जब वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राजनीति में तो कामयाबी बहुत रेयर है, बहुत मुश्किल है, वरना वैसे भी समाज में उनको कोई बहुत अच्छा ऊंचा दर्जा नहीं दिया जाता, क्योंकि उनका जो रवैया रहा ना जी, वो जो होता है उनमें हाई हेडेडनेस और बहुत सी चीज़ें हैं, जनता के काम में ना आना, वो उनके खिलाफ जाती है। कितने उदाहरण हैं, कुछ है जो कामयाबी की तरफ आए हैं। हमारे वो थे अभय सिंह यादव जी, वो 2 बार विधायक बने हैं, वहाँ से लोकसभा की तैयारी भी कर रहे हैं। उनका एटीट्यूड अच्छा था और लोगों के प्रति ठीक था उनका रवैया। तो क्या लगता है सिरसा में सुनीता दुग्गल की जगह कौन हो सकता है अगर बदलते हैं तो? अभी तो ऐसा कोई चेहरा तो उनका सामने आया नहीं। पैराशूट से भी आए थे बीजेपी के अंदर, अचानक से नाम निकल आते हैं एकदम से। हाँ बिल्कुल, ये तो करते ही ऐसा है, बीजेपी तो करती ही लगभग ऐसा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री देख लीजिए, किसी को पता था, या आप मध्य प्रदेश का या छत्तीसगढ़ का। शैलजा सांसद रही हैं सिरसा से, सिरसा छोड़ चुकी हैं जी। अशोक तंवर सिरसा से सांसद थे, पार्टी छोड़ चुके हैं जी। कांग्रेस से कौन लगता है कौन फेस हो सकता है? अभी मैंने बताया ना कि कांग्रेस का भी कोई ऐसा लंबा चौड़ी कोई फहरिस्त या लिस्ट नहीं है
कि जो चुनाव लड़ने की उसमें हो। बाकी पुराने हैं, जैसे हमारे वो थे सांसद इंदौरा जी, हाँ। वो भी हैं और हैं। इंदौरा तो इनेलो में ही है अभी, नहीं बीजेपी में। नहीं, कांग्रेस में। हाँ, कांग्रेस में है इंदौरा, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो और कोई नया चेहरा आएगा जो है ना। तो देवीलाल जी के परिवार का, यानी खास करके अभय सिंह चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला परिवार का कितना असर रहेगा सिरसा में? इनका प्रभाव है इनेलो का। देखिए उस क्षेत्र में आत्माराम गिल एक बार सांसद बन गए थे। नहीं, इनका प्रभाव है, शुरू से रहा है। इंदौरा बन गए सांसद जी। 1952 से उस क्षेत्र में रहा है। बीच में थोड़ा सा कुछ ये मान के चलो, जब देवीलाल जी ने वहाँ उस क्षेत्र को छोड़ के हरियाणा के या दूसरे राज्यों में अपना प्रभाव बनाने की प्रयास किए, ज़्यादा ध्यान वहाँ नहीं दे पाए, तो उनका प्रभाव वहाँ कुछ कम हो गया था। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जी के आने के बाद 1999 के बाद 2000 के बाद मतलब अगर सिरसा में मान लें गठबंधन नहीं होता इनेलो का किसी के साथ में, तो कांग्रेस, बीजेपी और इनेलो भी फैक्टर बनेगा एक चुनाव का वहां पर, मान लें क्या? हाँ, तीसरे उसमें तो आएगा, वो त्रिकोणीय मुकाबले में तो रहेगा जो है इनेलो। तो सुरजेवाला जी, हिसार लोकसभा सीट में आपको कह रहा था कि ब्रिजेंद्र सिंह ने पिछली बार दुष्यंत चौटाला को भी हरा दिया जेजेपी से, और गठबंधन प्रत्याशी थे आपके वो जी, और भव्य बिश्नोई हार गए, कांग्रेस के प्रत्याशी थे जी। अब भव्य बिश्नोई बीजेपी में आ चुके हैं, चले गए। हिसार में क्या हो सकता है? हिसार जो है इस वक्त हॉट सीट मानी जाती है। जी बिल्कुल, और जैसे आप लगभग 8-10 कैंडिडेट सामने आ रहे हैं। आपने जैसे कहा ना कि भाई कौन सबसे ज़्यादा, अगर भाजपा के उम्मीदवार हैं तो हिसार में जी बिल्कुल नज़र आते हैं। वहाँ से जो है सीटिंग एमपी जो है ब्रिजेंद्र सिंह हैं, बट नेचुरल है कि वो इस रेस में हैं और टिकट के दावेदार हैं, और मैं समझता हूँ काफ़ी उनका नाम भी ऊपर है। उसके बाद लोग ये कहते हैं कि ब्रिजेंद्र सिंह लोगों से कट के रहे, जनता से कट के रहे पूरे टाइम में। जहाँ तक कटने का सवाल है, जुड़ के कौन रहे थे? क्या सिरसा से जो सांसद थी वो लोगों से जुड़ाव रहा, या धर्मवीर जी का या संजय भाटिया जी का जुड़ाव रहा, या नायब सैनी जी का? किसी का भी नहीं। चुनाव जीतने के बाद उनके पास एक ही बात कहने को मिलती है कि जी पहले तो आरक्षण ने, फिर किसान आंदोलन ने, और कोविड ने हमें जो है ना आपसे मिलने नहीं दिया। तो ऐसा नहीं है कि भाई वो कोई अछूते। मतलब ब्रिजेंद्र सिंह आप समझते हैं कि आज प्रबल दावेदार हैं? हाँ बिल्कुल, टिकट तो वो मांगेंगे और उनका नंबर आता है। और उसके बाद कुलदीप बिश्नोई जी भी चाहते हैं कि मैं पार्लियामेंट का लड़ूं और पुत्र जो है वो आदमपुर से विधानसभा का लड़े। और उसके बाद और भी हैं। सुरजेवाला जी, हिसार की लोकसभा सीट पे बताते हैं कि जो बैकवर्ड वोट बहुत ज़्यादा है, खासकर प्रजापत समाज के, कुम्हार समाज के वोट कहते हैं। एक क्षेत्र है बरवाला, जहाँ पे आदमपुर में भी हैं काफ़ी, ज़्यादा नहीं है ऐसा, लेकिन आज तक एक बार चुनाव लड़ा था। रणवीर सिंह गंगवा विधायक हैं नलवा से जी, वो भी बैकवर्ड है, उतारा जा सकता है। बीजेपी ऐसा खेल कई बार खेल मतलब कर सकती है, वाला टेस्ट भी खेल जाती है, ऐसा हो सकता है। लेकिन इससे तो पहले और बहुत है। कैप्टन अभिमन्यु है जो कि पूरी सक्रियता से लगे हुए हैं। कल भी उन्होंने उचाना में एक अपनी मीटिंग की है। रणजीत चौटाला भी कह चुके हैं कि मुझे टिकट दे दे पार्टी हिसार लोकसभा। रणजीत सिंह ने पहले चुनाव भी लड़ा है और वो निरंतर हिसार से जुड़े हुए हैं। हर महीने की 5 तारीख को, हर 5 तारीख को वो हिसार में होते हैं और लोगों से संपर्क में रहते हैं वो हमेशा ही। तो वो भी है, मैंने कहा ना, ब्रिजेंद्र सिंह, कुलदीप बिश्नोई, रणजीत सिंह जी और कैप्टन अभिमन्यु हो गए। उसके बाद चाहने को तो रामकुमार गौतम जी भी चाहते हैं, टिकट बीजेपी दे दे। गंगवा भी हो गए। हाँ, गंगवा भी हो गए। तो कांग्रेस से कौन? कांग्रेस का भी कोई ज़्यादा तो नहीं नाम सामने आ रहा। बाकी हमारे जो पुराने हैं संपत सिंह, जयप्रकाश और इस तरह से हैं कुछ नाम। तो देखते हैं कि ये गठबंधन में जाएगी सीट सिरसा हिसार। दुष्यंत चौटाला जहाँ तक है खुद लोकसभा का जननायक जनता पार्टी का दावा कर सकती है हिसार पर।
हाँ, वो 2 सीटों पे करना चाहेंगे, हिसार और भिवानी। भिवानी पर हो सकता है उनको भिवानी सीट मिले, हिसार ना मिले, हिसार ना मिले उनको। वो अगर- इस बात को मान भी जाएंगे। इंडियन नेशनल लोकदल क्या रहेगा? अभय सिंह चौटाला भी हिसार की तरफ बहुत जोर मार रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो सिरसा और कुरुक्षेत्र को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, जी, क्योंकि उनका पहले वो खुद भी कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं, बेटा भी लड़ चुका है। फिर उनका 2019 में बेटा लड़ चुका हाँ, है हाँ, बिल्कुल। करण। हम्म, तो वो इसलिए अर्जुन, सॉरी अर्जुन लड़ा जी। अर्जुन छोटे वाला। तो मतलब अगर गठबंधन होता है जी, तो भी अभय सिंह चौटाला की दावेदारी हिसार पर नहीं रहेगी। नहीं, वो हिसार, सिरसा और आपका कुरुक्षेत्र, हम्म, इनमें से 2 मिले, 1 मिले। तो पहली प्रायोरिटी सिरसा हो सकती है, फिर पहली- कुरुक्षेत्र हो सकती पहली है, सिरसा है। हिसार बहुत बाद में, मतलब। हाँ, मैं ये समझता हूँ। तो मान लें हिसार के लोकसभा सीट पर मुकाबला जो होगा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही हो सकता है, या कुछ और भी? बिल्कुल, 2 के बीच में। 2 के बीच में दो के रहेगा। बीच। अगर कोई गठबंधन नहीं होता तो फिर दोनों के बीच में। गठबंधन हो या ना हो, तब जी। तब भी मतलब कांग्रेस कैंडिडेट हो सकता है, Direct बीजेपी fight. कैंडिडेट हो सकता Direct है, fight. और डायरेक्ट फाइट हो सकती है। डायरेक्ट फाइट ही रही। अगली लोकसभा सीट अगर बात करें जी तो कुरुक्षेत्र की बात करते हैं। नायब सिंह सैनी प्रदेश अध्यक्ष बन गए। जी बीजेपी की तरफ से पिछली बार चुनाव जीते थे। जी 2014 में सैनी साहब जीते थे, राजकुमार सैनी। जी 2019 में सैनी साहब जीते, नायब सिंह सैनी। जी जाट वोट ज़्यादा है वहाँ पर, जी पंजाबी प्रभावित करते हैं, जी अग्रवाल वोट भी प्रभावित करते हैं। नवीन जिंदल 2 बार सांसद रह गए। जी कुरुक्षेत्र का सिनेरियो क्या लगता है? क्योंकि कैथल से भी आपका नाता, और कैथल और कुरुक्षेत्र की बात है। जी हाँ जी। ऐसा है कि हमारा पहले चुनाव क्षेत्र नरवाना जो था, वो कैथल लोकसभा के अंतर्गत आता था। 1977 के बाद ये कुरुक्षेत्र सीट बनी और कैथल को हटा दिया गया। जी, कुरुक्षेत्र में सैनी वोट काफ़ी प्रभाव रखता है। हम्म, तो जैसे मैंने कहा ना कि एक जाति विशेष को हर सीट तो दी नहीं जा सकती, तो हर जाति को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए गुरदयाल सैनी जी को भी वहाँ, बलबीर सैनी जी को भी वहाँ पे आजमाया गया। बिल्कुल। और इसी तरह अब 2 बार लगातार कैलाशो सैनी सांसद रहे, कैलाशो सैनी भी सांसद रही है वहाँ से। बीजेपी में आजकल कैलाशो भी आजकल। जी हाँ, आपने कहा कि ज़्यादा वोट तो हैं, लेकिन जब कैंडिडेट 2 आ जाते हैं तो उनमें से ही चूज़ करना पड़ता है, तो वो फिर उसी हिसाब से होता है। और रही बात, नायब सिंह सैनी प्रदेश अध्यक्ष बन गए। जी चुनाव क्या लगता है, टिकट नायब सिंह सैनी को मिलेगी? नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ेंगे या बीजेपी का फेस बदल सकता है? कोई मुझे लगता है फेस बदला जाएगा, चेहरा बदला जाएगा? चेहरा बदला जाएगा, टिकट बदली जाएगी। कौन हो सकता है कैंडिडेट, कुछ अगर अनुमान लगाया जाए तो? चर्चा में तो कई नाम हैं। कैलाश भगत जी हैं जो कैथल से हैं, हैफेड के चेयरमैन है आजकल, हैफेड के चेयरमैन हैं। पीछे 2 बार इंडियन नेशनल लोकदल में थे, हुआ करते थे। और चुनाव लड़ चुके हैं हम्म। कैथल से, लेकिन कामयाबी नहीं मिली उनको। तो कुछ और भी नए चेहरे आएंगे और इस तरह से चुनाव के मतलब कि भारतीय जनता पार्टी जो है कैंडिडेट भी चेंज कर सकती है और सिनेरियो भी चेंज कर सकती है। अगर कैलाश भगत आ जाते हैं जी तो पंजाबी प्रत्याशी हो गए फिर तो वो। अशोक अरोड़ा भी चुनाव लड़े हैं एक बार इंडियन नेशनल लोकदल से, वहाँ से कुरुक्षेत्र से। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है वो किस जाति से हैं? वो तो पार्टी की तरफ से अगर चुनाव के अंदर मैदान में आते हैं तो पार्टी का हिसाब से वैसे भी मोदी जी कहते हैं आजकल जाति 4 ही जाति हैं, कोई और जाति है ही नहीं कोई। अब मोदी जी तो बहुत कुछ कहते हैं, तो अब ये भी मोदी जी कहते हैं कि जो चल रहा है कि इस वक्त, तो उन बातों में तो ना जा करके। अगर कैलाश भगत होंगे तो एक नया प्रयोग होगा वैसे बीजेपी की नहीं, तरफ इसमें से। कोई नया प्रयोग की मैं नहीं समझता कोई बात। हम्म, नए प्रयोग की तो ऐसी कोई बात नहीं है वहाँ पे। कांग्रेस से कौन हो सकता? क्या नवीन जिंदल की वापसी हो सकती है, क्या लगता है? नवीन जिंदल निश्चित तौर पर एक अच्छे सशक्त उम्मीदवार हैं। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो काफ़ी उम्मीद की जा सकती है कि वो चुनाव को बाजी पलट देंगे। नवीन जिंदल बीजेपी में भी जा सकते हैं क्या? नहीं, बीजेपी में तो अगर जाना होता तो वो चले जाते बेचारे। चले जाते। हाँ, ये है कि वो बिजनेसमैन हैं और पिछला चुनाव कांग्रेस उनको लड़ाना चाहती थी और ऐन वक्त पे उन्होंने हाथ खींच लिया बिल्कुल। और ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखलाई। अगर वो चुनाव के अंदर आते हैं तो निश्चित तौर पर बाजी पलट सकते हैं वहाँ पे। तो उनका कार्यकाल वहाँ पे अच्छा रहा है।
उन्होंने बतौर सांसद, भले ही वो खुद ना गए हों, लेकिन उनका जो मैनेजमेंट था, जो दफ्तर वो चलाते थे, वो एक बहुत अच्छा तरीके से उन्होंने किया है लोगों से संपर्क। कुरुक्षेत्र के बाद चले तो अम्बाला लोकसभा सीट आ जाती है। जी अम्बाला लोकसभा सीट पर रतन लाल कटारिया सांसद थे, जी निधन हो गया। जी। उनकी पत्नी बंतो कटारिया आजकल वाइस प्रेसिडेंट है हरियाणा बीजेपी की। जी हाँ जी उपचुनाव होना चाहिए था, उपचुनाव कराया नहीं गया। जी। क्या लगता है चुनाव में कौन नया चेहरा हो सकता है, और क्या शैलजा की क्या कंडीशन रह सकती है, कुमारी शैलजा की अम्बाला से लड़ सकती है चुनाव, या क्योंकि शैलजा कह दें कि विधानसभा लड़ने का मन है? जी जी शैलजा जी निश्चित तौर पर हरियाणा में एक राजनीति में एक ऊंचा मुकाम रखती हैं, और वहाँ से सांसद भी रही, केंद्र में मंत्री भी रही, उनके पिताजी 2 बार केंद्र में मंत्री रहे। जी। तो वो वहाँ पे एक सबसे मजबूत उम्मीदवार है, बतौर कांग्रेस कैंडिडेट एक मजबूत उम्मीदवार है। लेकिन कई बार क्या होता है कि दिलचस्पी कई बार ये होती है कि विधानसभा, कभी तो ये जमाना था कि संसद का चुनाव कोई लड़ना नहीं पसंद करता था। वो जमाना था 1980 से पहले, जब कहा जाता था कि मेंबर पार्लियामेंट, रेल का टिकट, इससे ज़्यादा कोई उसको सुविधा या वो मानता नहीं था। लोगों से भी ज़्यादा संपर्क नहीं होता था, क्षेत्र भी बड़े होते थे। बिल्कुल। चूँकि लोगों के काम जो है वो क्षेत्रीय काम है, स्टेट लेवल के काम ज़्यादा होते हैं, और मुख्यमंत्री से ज़्यादा संपर्क जो है ना वहाँ के स्थानीय विधायकों का होता है। जी। सांसद को ज़्यादा वो तरजीह देते नहीं थे, आज भी नहीं देते। अब बहुत फर्क पड़ गया है। 2005 के बाद तो सांसद का कद और ज़्यादा, क्योंकि एक तो ये हो गया ना आपका जो लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, लैड्स जिसको कहते हैं, लैड्स, उसके तहत फंड्स 5 करोड़ का जो फंड जाते हैं, उससे उनको गांव में जाने का, लोगों से संपर्क बनाने का बिल्कुल साधन मिल गया है। और इस वक्त सांसद की जरा सतर काफ़ी 2005 के बाद तो और भी ऊंचा हुआ है। जी जी। तो लेकिन वो यही चाहता है, हर कोई आदमी, धर्मवीर जी हैं वो भी चाहते हैं, हमारे करनाल से हैं सांसद, वो भी। जब ये अम्बाला की बात करें तो कुमारी शैलजा कांग्रेस हो सकती है, और बीजेपी से क्या लगता है? नाम चले थे कई सारे बीच में, कृष्ण बेदी का नाम भी आया, जो पहले विधायक रहे हैं, जो राजनीतिक सलाहकार हैं, आज अब छोड़ चुके हैं। जी हाँ, वो पद छोड़ चुके हैं। जी जी, उनका भी नाम चला। हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी। तो बंतो कटारिया का नाम भी अब भी रहता है कि वो भी लड़ सकती हैं। नहीं, बंतो कटारिया को अगर टिकट से चुनाव लड़ाना था और ये समझते थे कि भाई वो एक लहर जो होती है ना, सिंपैथी, वो अगर ऐसा होता तो बीजेपी चुनाव ना करवाए ना लेती वहाँ से। बीजेपी ने जो उसको डेफर किया चुनाव को, तो अब मुझे नहीं लगता कि बंतो कटारिया कोई एक ऐसे उम्मीदवार के रूप में उसको उतारा जाए, क्योंकि जो कटारिया साहब का खुद का भी, रतन लाल जी का भी जो कार्यकाल रहा, कोई इतना वो नहीं कि भाई लोग उनको याद करते हो या उनके पीछे वोट उनकी पत्नी को आगे। मुझे लगता है किसी नए चेहरे को नया चेहरा हो सकता है। चलिए, तो अम्बाला के बाद चलते हैं करनाल लोकसभा सीट। जी। संजय भाटिया सांसद हैं आजकल। जी। चर्चा ये कि संजय भाटिया का मन कर रहा है विधानसभा लड़ने पानीपत से, आपको क्या लगता है? ऐसी बहुत गर्म चर्चाएं हैं कि वो, दूसरी तरफ कुछ एक इस तरह की अफवाहें या बातें भी चल रही हैं कि हो सकता है कि माननीय मनोहर लाल जी खुद वहाँ से सांसद का चुनाव लड़ें और केंद्र में की राजनीति में हस्तक्षेप। क्या ऐसा भी सकता है मनोहर लाल चुनाव लोकसभा का लड़ाया जाए उनको? जी, ऐसी चर्चाएं हैं। करनाल से मनोहर लाल जी। अनिल विज का नाम भी चला बीच में एक बार, क्या अनिल विज को लड़ा सकते हैं हम करनाल लोकसभा का? ये भी हो सकता है, क्योंकि अनिल विज जी भी काफ़ी सेवाएं दे चुके हैं अम्बाला में, और अब वो कांटा निकालते शायद मनोहर लाल जी का हरियाणा में। बिल्कुल, वो कांटों की बिसात यहाँ बिछाई जाती है हरियाणा में, कांटों की बिसात। तो ये हो सकता है, मतलब संजय भाटिया तो बदल सकते हैं, ऐसी चर्चाएं बहुत है, और संजय भाटिया खुद भी चाहते हैं काफी हद तक कांग्रेस से। क्या अरविंद शर्मा दोबारा या कोई और नया चेहरा आ सकते हैं? अरविंद शर्मा का भी वो नहीं है, वो तो अभी तक तो भाजपा में है। वो कुलदीप शर्मा आ सकते हैं।
कुलदीप शर्मा वहाँ से हो सकते हैं, क्योंकि उनके पिताजी 4 बार वहाँ से सांसद रहे, चिरंजीलाल जी। पंडित चिरंजीलाल जी जी। शर्मा, और वो एक अच्छे बड़े नेता थे, हम्म। काफ़ी उनका ऊंचा कद था। तो करनाल लोकसभा से बीजेपी से हम माने कि कोई अप्रत्याशित चेहरा, नया चेहरा, बड़ा चेहरा भी आ सकता है। जी, जैसे मैंने कहा ना, चर्चा हाँ, है कि खुद मनोहर लाल जी की माननीय भी। मुख्यमंत्री जी भी वहाँ से एक सर्कल में भी ऐसी चर्चा है कि उनको शायद केंद्र में ले जाएं उनको। केंद्र में वो जाके राजनीति करें। और विज साहब को भी वहाँ से इधर क्या विज साहब को ले, मतलब कोई बड़ा नाम सामने आ सकता है बीजेपी से। सकता है वहाँ करनाल तो से। कांग्रेस से कौन माने, कुलदीप शर्मा या फिर कोई और? वहाँ पे कुलदीप शर्मा ही ज़्यादा 2 बार सशक्त चुनाव है। हार चुके हैं। बेशक यूँ तो कई बार ऐसा होता है कि चुनाव हारते हुए भी कामयाबी मिल जाती है। बुल्ले शाह भी तैयारी कर रहे हैं। हाँ, उनका भी अच्छा प्रभाव है पानीपत में जो है। हम्म। बलबीर पाल शाह मंत्री रहे हैं। मराठा कांग्रेस- वीरेंद्र सिंह किस टाइम पे काम करते रहे, उनका भी नाम चला। बिल्कुल, लेकिन वो कुछ वीरेंद्र सिंह जो है कई बार वो अपना स्थान बदलते रहे हैं। लाइन चेंज कर जाते हैं। हाँ, वो जस्ट एक स्थान पे रुकना उनको मुनासिब नहीं रहा। तो इस तरह से देखिए अब। तो करनाल के अंदर वैसे इलेक्शन इंटरेस्टेड हो सकता है अगर कोई ऐसा होता है, अगर बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा आता है जी, और अगर इधर से नाम चलता है कांग्रेस से भी कोई नया प्रत्याशी आ जाए जी। तो चुनाव कुछ अलग टाइप का होगा। हाँ, हॉट सीट हो जाएगी अगर मुख्यमंत्री या गृह मंत्री जी हमारे जो है चुनाव लड़ते हैं वहाँ से, तो नेचुरल है। हॉट सीट रोहतक भी है। दीपेंद्र हुड्डा ने आज ऐलान कर दिया है कि चुनाव लड़ूंगा लोकसभा का। पिछली बार थोड़े से वोटों से चुनाव हार गए थे, अरविंद शर्मा ने हरा दिया उनको। जी, तो क्या लगता है रोहतक लोकसभा में क्या हो सकता है? बहुत मजबूत उम्मीदवार बन सकते हैं अगर दीपेंद्र वहाँ से चुनाव लड़ते हैं। तो कांग्रेस के लिए काफ़ी आसान है। और वो पिछली बार एक कोसली विधानसभा क्षेत्र के जो था, बिल्कुल, कोसली ने बड़ा काम खराब किया था। उस वजह जगदीश से- यादव को साथ भी मिला लिया, पार्टी में भी ले लिया अब इन्होंने। जी, कोसली से ही है वो। कोसली से ही है। और अगर वहाँ पे इन्होंने ठीक रखा तो ये आसानी से अपना चुनाव यहाँ से मतलब रोहतक में जीत सकते हैं। फाइट हो सकती है। क्या लगता है अरविंद शर्मा बीजेपी में ही रहेंगे या पार्टी भी छोड़ सकते हैं? और रहेंगे तो क्या लोकसभा का कैंडिडेट रोहतक से ही होंगे या सीट बदल सकती है उनकी? अरविंद शर्मा के बारे में कहना कुछ भी संभव है, कोई पता नहीं। कोई पता मौसम वैज्ञानिक है। मौसम वैज्ञानिक ऐसे तो कई हैं हरियाणा में हमारे। रमेश कौशिक जी हैं, ये हैं राविंदर जी माने जाते हैं मौसम वैज्ञानिक तो। राविंदर जी का ऐसा नहीं रहा कि वो मौसम को देख के गए हों, बट 2-3 हैं जिस तरह के कई लोग हैं। तो रोहतक से कांग्रेस का तो मान सकते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा या हुड्डा परिवार से हो सकता है कोई। बिल्कुल है ना जी। और बीजेपी से कुछ कह नहीं सकते क्योंकि पिछले दिनों बात थी, धनखड़ साहब भी चक्कर लगा रहे थे, कभी भिवानी महेंद्रगढ़ के, कभी रोहतक से चुनाव भी लड़े हैं धनखड़ साहब जी। अभिमन्यु भी रोहतक से चुनाव लड़ चुके हैं जी। लेकिन ये दोनों मैं नहीं समझता कि अभिमन्यु जी रोहतक से अपनी किस्मत आजमाना, बिल्कुल मैं नहीं समझता वो आजमाना चाहे। धनखड़ साहब का भी मुझे नहीं लगता कोई रुचि होगी। एक नया चेहरा आ सकता है, सतीश नांदल, बीजेपी से जी। तो अगर मतलब सीट चेंज होती है और जाट की कैंडिडेट अगर देते हैं वो, हाँ, तो उनको कर सकते हैं। और अब चूंकि वो तो विधायक बन गए वहाँ से, हमारे मठ के जो थे, हाँ, उनका भी बड़ा नाम चलता है। पहले चलता था, लेकिन बालकनाथ जी वो तो चूंकि वहाँ से चले गए ना, विधायक बन गए राजस्थान से, तो उनका भी नाम चलता था पहले। तो सतीश नांदल का मुझे लग रहा है कि शायद उनको टिकट दे दिया जाए अगर जाट को सीट देंगे जी। वैसे जाट को सीट देंगे मुश्किल, बीजेपी वाले रोहतक के नॉन जाट में ही चलेंगे। चलिए खैर जी। दीपेंद्र हुड्डा या हुड्डा परिवार कांग्रेस से फाइनल, और बीजेपी का कैंडिडेट कोई चेंज भी हो सकता है, लगता है ज़्यादा उम्मीद चेंज होगा। तो सोनीपत का हुड्डा साहब एक बार फिर आ सकते हैं, क्या लगता है? शायद इस बार नहीं। दोनों पिता पुत्र नहीं लड़ेंगे। नहीं, इस बार उम्मीद कम है। भूपेंद्र हुड्डा चौधरी रणबीर सिंह के पुत्र हैं।
जी। उनका कद बहुत बड़ा था। डॉक्टर रणवीर सिंह कद बहुत बड़ा था। नेहरू जी के वो बहुत नज़दीक थे। इंदिरा जी उनकी बहुत इज्जत करती थी। जी। और मैं और तो मान लीजिए कि रणवीर सिंह जी की तपस्या का फल ही मिला भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को। निसंदेह जी। उनकी वजह से ही सोनीपत का वैसे क्या सिनेरियो लगता है? रमेश कौशिक वो बीजेपी भी से दोबारा बदले कैंडिडेट बदला बदले जाएगा, जाएंगे। मतलब सोनीपत में चेहरे नए होंगे, नए होंगे। कांग्रेस का भी बीजेपी का भी। बिल्कुल बिल्कुल। सोनीपत जाट रेंट की सीट है, जी ब्राह्मण वोटर भी काफी है। जी। क्या लगता है सोनीपत का सिनेरियो क्या रह सकता है? वैसे कितनी बड़ी फाइट होगी? सोनीपत में कांग्रेस अच्छी टक्कर देगी। जी। अगर उम्मीदवार अच्छे आ जाते हैं कांग्रेस की तरफ से, तो रोहतक और सोनीपत सीट कांग्रेस के लिए एक अच्छा मुफीद हो सकती है, फायदेमंद फायदेमंद। हो सकती है दोनों सीट। जी अगली लोकसभा सीट आए तो भिवानी महेंद्रगढ़। जी धर्मवीर सिंह सांसद हैं, जी 2014 के चुनाव से ठीक पहले गए, टिकट लिया, सांसद बन गए। जी 19 में कह रहे थे चुनाव लड़ना नहीं है, पार्टी ने टिकट दे दिया, सांसद बन गए। जी अब 2024 में बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं बीजेपी से। जी सुधा यादव का नाम भी आता है, रामविलास शर्मा का नाम भी आता है, जी और अपने राव अभय सिंह ने भी ताल ठोक दी रैली करके एक। जी इसके अलावा ओपी धनखड़ यहाँ भी कई बार घूमते हैं, भाई मैं शायद भिवानी महेंद्रगढ़ बात बन जाए, कोई गठबंधन हो जाए तो फिर चौटाला साहब भी तैयारी कर रहे हैं, अजय सिंह चौटाला या उनका बेटा दिग्विजय। जी। क्या लगता है धर्मवीर सिंह जी की दाल दोबारा गलेगी या नहीं? आपने जैसे कहा कि मौसम वैज्ञानिक नहीं सुनते। धर्मवीर जी ने हमेशा सही आंकलन किया, ये उनको दाद दी जाए। उनकी जो परख है वो बड़ी काम करती है। पारखी है। सोना से विधायक रहे। बिल्कुल, देवीलाल जी के साथ आए थे शुरू की, बंसीलाल जी घोड़ा के बड़ा नाम बन गए। बिल्कुल, वहाँ तो शाम से वो रहे। चौधरी बंसीलाल को पहली बार हराया उन्होंने। बिल्कुल। तो लेकिन जैसे वो पिछली बार बिल्कुल ना करते, तुम इसे कर बैठे। तो जब उनको लगा इस बार भी वो संकोचशील है कि मैं विधानसभा का लड़ लूं या बेटे को एडजस्ट कर लूं। हाँ, तो वो लगता उनको रहा कि भाई शायद राह आसान है तो वो खुद लड़ लेंगे, वरना वो पार्टी का फैसला भी देखा जाएगा। पार्टी का फैसला मेनली। अच्छा, बीजेपी के अंदर एक बात और भी तो है, कैंडिडेट का मन कितना ही हो, पार्टी नहीं चाह रही तो क्या कर लेंगे। हालांकि बीजेपी का पार्टी तो कोई भी हो, बीजेपी का जो हेडमास्टर है ना, जो डंडा है, वो बहुत ज्यादा मजबूत। हाँ। तो यहाँ मोल भाव भी नहीं हो तो सकते। जो विद्यार्थी है ना, वो ज्यादा चूल चपट नहीं कर पाता। जी। तो वो सीट को बदलना उनके लिए कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं। वैसे क्या लगता है, ज्यादा अगर बदली जाती है तो सुधा यादव, रामविलास, अभय सिंह? रामविलास जी को शायद नहीं, सुधा यादव हो सकती है। सुधा यादव हो सकती है। सुधा यादव का वहाँ पे हो सकता है, महिला होने के नाते। क्योंकि अगर सिरसा महिला को बदला जाता है तो यहाँ कंपनसेट किया जा सकता है। 2 बार चुनाव हार गई श्रुति चौधरी जी कांग्रेस से। जी राव दान सिंह भी ताल ठोक रहे हैं। जी। क्या लगता है, श्रुति चौधरी या बदल सकता है नाम? जहाँ तक है, चुनाव हारना 2 बार का ये कोई सेट फार्मूला तो नहीं है, पर कई बार होता है। पार्टी सोचती है और काफ़ी हद तक इसको अमल में भी लाया जाता है कि 2 बार चुनाव हारने वाले को फिर आगे ना लड़ाया जाए। लेकिन वो नाम बड़ा है तो ऐसा नहीं है कि भी चौधरी बंसीलाल की जो पोतरी है उनकी विरासत है। और किरण चौधरी पुत्रवधू है, किरण चौधरी का भी ठीक ठाक पकड़ है। हाँ, तो चौधरी साहब की वजह से उनको नहीं लगता कि ऐसा चुनाव से बाहर किया जाए। रही बात तो उसके बाद राव दान सिंह का भी नाम काफ़ी चर्चित है। हुड्डा साहब के नज़दीक है बहुत। हाँ, वो भी अच्छे जुझारू नेता है। जुझारू नेता है। जैसे इन्होंने पहला चुनाव लड़ा था महेंद्रगढ़ से, वो बतौर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था और उस वक़्त राम सिंह जो थे वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, वो तीसरे नंबर पे रहे थे, कांग्रेस कैंडिडेट जो थे। बिल्कुल। और रामविलास जी ने वो चुनाव जीता था 1996 में। तो उनके 14,500 हज़ार वोट आए थे और कांग्रेस के 10,10,000। तो सुरजेवाला जी, हरियाणा के प्रमुख लोकसभा सीट की ओर बात कर ले। अंतिम लोकसभा सीट गुरुग्राम जी। राव इंद्रजीत सिंह सांसद हैं जी 20 साल से जी। 10 साल कांग्रेस से हो गए और 10 साल अब बीजेपी से रह गए। लगातार केंद्रीय मंत्री चले आ रहे हैं जी।
सुधा यादव अब की बार दावेदारी कर रही है, जी। क्या लगता है इंद्रजीत सिंह ही या बदल भी सकता है नाम कोई? दक्षिण हरियाणा के अंदर राव वीरेंद्र परिवार का बहुत बड़ा नाम रहा। हम्म, मुख्यमंत्री रहे वो, जी। केंद्र में मंत्री रहे, और अहीरवाल उनको एक बहुत सम्मान की दृष्टि से देखता है। हम्म, उनके पुत्र होने के नाते इंद्रजीत का भी क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम रहा, हम्म, और उसी वजह से वो इतने लंबे समय से राजनीति में भी और सत्ता में भी रहे। हम्म, अब भी मुश्किल लगता है कि उनको कोई उनके साथ छेड़छाड़ की जाए। एक चर्चा ये भी चली क्योंकि वो आरती के लिए टिकट चाहते हैं विधानसभा का या कोई भी। हाँ, वो केवल उस बात पे समझौता हो सकता है कि उनकी पुत्री को चुनाव लड़ाया जाए और उनको ये कहा जाए आप विधानसभा का लड़ दो, यानी कि आरती लोकसभा की प्रत्याशी हो और उनको ये और आगे इंद्रजीत टालने सिंह के लिए टालने के लिए। भाई, मतलब अगर बदला भी जाएगा तो भी इंद्रजीत के परिवार में ही। हाँ, इतनी आसानी से उनको हटाना मुश्किल रहेगा कि भाई उनको भी नहीं और बेटी को भी टिकट ना दिया जाए, हम्म, वो भारी पड़ जाएगा। और इधर फिर सुधा यादव को एडजस्ट महेंद्रगढ़ कर भी सकते हैं। हाँ, वहाँ से किया जा सकता है, वरना ये बहुत भारी पड़ सकता है। बीजेपी ये ऐसा मानती है। गुरुग्राम लोकसभा के अंदर 3 हिस्से हैं, गुड़गांव, रेवाड़ी और तीसरा मेवात। जी, मेवात प्रभावशाली रहता है काफ़ी, 3 विधानसभा सीटें, लगभग 6 लाख वोट हैं। बिल्कुल। मेवात के अंदर जो पिछले दिनों मामला हादसा भी हुआ, राव इंद्रजीत सिंह ने उसको लेकर के कहा कि अपनी पार्टी की लाइन से भी अलग चले। जी, कांग्रेस से कैंडिडेट कौन हो सकता है, मेवात से या फिर क्या कैप्टन अजय यादव दोबारा? कैप्टन यादव है एक वहाँ पे अच्छे उम्मीदवार हैं जिनको कांग्रेस सोचेगी उनको चुनाव लड़ाना, और फिर इसके बाद तो ऐसा कोई फिलहाल चेहरा सामने नहीं है, तो कोई ना कोई तो उभर के आएगा ही, कोई नया चेहरा भी, क्योंकि और तो कोई ऐसा है नहीं कैप्टन साहब के अलावा फिलहाल कोई चर्चा में। मतलब एक और पुराने जो प्रतिद्वंदी दोबारा सामने हो सकते हैं। जी, राव इंद्रजीत सिंह खुद हो या परिवार हो, कैप्टन राव नरवीर का कोई भरोसा नहीं, वो भी जैसा आपने कहा ना मौसम वैज्ञानिक, तो वो भी राव नरवीर सिंह तो बादशाहपुर विधानसभा के लिए ज्यादा तैयारी में है। तैयारी में है, लेकिन अगर उनको लगता है और उन्होंने हाथ बढ़ाया कांग्रेस की तरफ, हाँ, तो उनको भी आजमाया जा सकता है लोकसभा के लिए। जी, यानी कि राव नरवीर सिंह भी, जिन्होंने चोट खाए हुए इंद्रजीत सिंह से, नहीं चोट देने के लिए कांग्रेस में आ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। यहाँ कोई परमानेंट तो किसी का है नहीं। तो ये हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर हमने चर्चा की। नाम आया कि करनाल के अंदर बड़ा नाम आ सकता है, खुद मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं या अनिल विज भी हो सकते हैं। गुरुग्राम के लिए बात आई, इंद्रजीत के मुकाबले कांग्रेस से कहीं राव नरवीर ना आ जाएं। फरीदाबाद के अंदर बात आई तो कृष्णपाल के सामने करण सिंह दलाल भी हो सकते हैं। बहुत जल्दी चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा होनी शुरू हो जाएगी, और जब प्रत्याशी घोषित होंगे तो आपसे फिर चर्चा करेंगे कि देश रोजाना ने जो दावे किए थे वो कितने सही और सटीक थे। राजनीति की बातों के लिए, इसी प्रकार के कार्यक्रम के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। धन्यवाद।